रहेगा बीएसपी का, उनके मैनिफेस्टो में उसका जिक्र करती वो नजर आएंगी। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधेंगी। अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच पर उनको हाथी की प्रतिमा भेंट करते हुए, उनका सम्मान करते हुए उनको वेलकम किया गया है एक तरीके से कर्नाटक में। तो ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चुनावी रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती की अभी मौजूदगी है। माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया, उनको स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया और थोड़ा वक्त और उसके बाद वो वहां मौजूद जनता को संबोधित करती नजर आएंगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। बड़े बड़े मंत्री पहुंच रहे हैं वहां पर और जनता को संबोधित करते हुए अपनी अपनी पार्टी का विजन उनके सामने रख रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो तमाम बातें उनके मैनिफेस्टो में शुमार है, उसका जिक्र कर रहे हैं। प्रदेश के विकास को लेकर जो विजन हर पार्टी ने सेट किया है वो जनता के सामने रख रहे हैं, ताकि उन वोटर्स को साधा जा सके जो विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये सीधी तस्वीरें कर्नाटक के बेंगलुरु से आप देख रहे हैं, जहां कर्नाटक के रण में बीएसपी के प्रमुख मायावती अभी मौजूद हैं, मंच पर उनकी मौजूदगी, और साथ ही वो तमाम पदाधिकारी, तमाम कार्यकर्ता बीएसपी के वहां पर मौजूद है। जनता वहां पर मौजूद है जो उनको सुनने के लिए पहुंची है कि बीएसपी आखिर किन मुद्दों के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। तो कर्नाटक के रण में बीएसपी की तस्वीर बेंगलुरु से हम सीधी आपको दिखा रहे हैं। उनका संबोधन शुरू होने जा रहा है। बीएसपी के चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बीएसपी से चुनाव लड़े हमारे यहाँ मौजूद प्रत्याशीगण, आज आप लोग यहाँ अपने कर्नाटक स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके कर्नाटक स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर ही फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए। लेकिन अब मैं इस चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने देश को आजाद हुए वे भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं।
और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में वे आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सब समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी इन्हें और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस संदर्भ में मैं खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से विशेषकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद केंद्र व राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही खासकर कांग्रेस पार्टी ने, और अब केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके कर्नाटक स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब तो इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं। आपके कर्नाटक स्टेट में भी ये सब हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बैकवर्ड क्लास के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में रही कांग्रेस व बीजेपी आदि की भी रही सरकार में नहीं मिला है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में ही इन्हें यह सुविधा मिली है, जिसका भी विरोधी पार्टियां इन्हें इनका पूरा लाभ नहीं दे पा रही है। और सोचने की बात यह है कि आपके कर्नाटक स्टेट में जब असेंबली का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ खास तौर से वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहा कि हम आरक्षण की जो सीमा है 50% से बढ़ाकर 75 कर देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है
कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत में SC/ST का रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं किया और इनके हितों के लिए जो कानून बनाए गए थे तो उनको लागू नहीं किया, तभी फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो देश की जो सेंटर की पहली सरकार थी उसके वो कानून मंत्री थे, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए आप लोगों को जो 50 से सीमा बढ़ाकर 75 की बात कर रहे हैं, 75%, ये केवल हवाई है, कागजी है, इसमें कोई भी दम नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है और प्रैक्टिकल में इसका कोई भी लाभ आप लोगों को मिलने वाला नहीं। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी के अथक प्रयासों से ही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जब सेंटर में कांग्रेस पावर में थी तो हमारे समाज के लोग, खास तौर से बाबा साहब के अनुयायी, तो कांग्रेस से बराबर ये मांग करते रहे बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, श्री बीपी सिंह की सरकार बनी सेंटर में और पहली बार हमारे कुछ MP जीत कर आए, उसमें मैं भी मेंबर पार्लियामेंट बनी थी, तो उस समय श्री बीपी सिंह ने ये कहा था तो कि हम ये चाहते हैं माननीय श्री कांशीराम जी को कि आपकी पार्टी सरकार में शामिल हो जाए और हम चाहते हैं कि मायावती को जो भी चाहे हम मंत्रालय सेंटर में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, हमारी दो ही मांगे हैं। जो बैकवर्ड क्लास के मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कांग्रेस की हुकूमत के समय में आ गई थी वो पेंडिंग में पड़ी है, उसको लागू कर दो। कांग्रेस पार्टी ने अपने लंबे अरसे के शासनकाल में तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, उनको सम्मानित कर दो। हमें इसके सिवाय ना कोई बड़ी कुर्सी चाहिए, हमें केवल बाबा साहब का सम्मान चाहिए और पिछड़ों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए। तो श्री बीपी सिंह ने हमारी बात को माना और उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इन वर्गों के लोगों को, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ विशेषकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। यही स्थिति हमें मुस्लिम समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। ओबीसी के साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और ईसाई समाज के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनकी भी स्थिति कोई ठीक नहीं है। और ये सब हमें यहाँ के कर्नाटक प्रदेश में भी काफी कुछ इनकी दयनीय हालत देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। इसी प्रकार हमें पूरे देश में जो दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार की सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति
अभी भी हमें पूरे देश में यह काफी ज्यादा खराब या दयनीय बनी हुई नजर आती है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। किंतु इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ पिछले कुछ वर्षों से अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना कर्नाटक प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। किंतु इन सब का मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने कर्नाटक प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही है। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां या आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती है, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यह सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही अब पूरे देश में व आपके खुद के अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के व आजाद होकर सर्व समाज के लोगों की व खासकर वीकर सेक्शन के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में व हर स्तर पर खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी बनाई है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत से विरोधी पार्टी के लोग बीएसपी के बारे में ये कहते हैं कि बीएसपी अब बहुत कमजोर हो गई है, सिमट गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चुनाव का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि जब तक पूरे देश में और यूपी में भी चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो हमेशा पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी बीएसपी का ग्राफ बढ़ा है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, सरकार भी बनी है 4 बार। लेकिन जब से ये ईवीएम के जरिए चुनाव होना शुरू हुआ है सन 2007 में, तो केंद्र में आपको मालूम है जब यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ ईवीएम के जरिए, तो सेंटर में तो कांग्रेस ने ये तैयार किया, जो हमें जानकारी मिली है कि हमें स्टेट से कोई लेना देना नहीं, तो हमें तो सेंटर से लेना देना है। तो ईवीएम में धांधली करके तो लगातार वो कई बार सत्ता में सेंटर में बने रहे। लेकिन बीजेपी ने इनकी कमजोरी को पकड़कर तो उन्होंने धांधली करने वालों को पकड़ लिया, वो सेंटर में आ गए। और अब उन्होंने ये फैसला लिया, हम सेंटर ही नहीं, हम देश में जो स्टेट हैं उनको भी कैप्चर करेंगे ईवीएम में धांधली के जरिए। इसलिए उत्तर प्रदेश में या देश के काफी राज्यों में ये धांधली का खेल है ईवीएम में, और कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, चुनाव ये बैलेट पेपर से कराएं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, या आपको कहीं नजर नहीं आए। तो इसलिए जब तक ये चुनाव वहां पर बैलेट पेपर से होता रहा, हमारा ग्राफ बढ़ा है। हमारी 4 बार सरकार बनी है, यूपी में नहीं देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी की बात आगे बढ़ी है। इसलिए कर्नाटक के लोगों को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि दुनिया में अकेला इंडिया नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा था, लेकिन जब धांधली उन्होंने देखी वहाँ पर बैलेट पेपर से हो रहा है। तो आज नहीं तो कल अपने देश में भी ईवीएम का सिस्टम खत्म होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप लोग ठंडे होकर बैठ जाएंगे, मायूस होकर बैठ जाएंगे कि वोट देने का फायदा क्या जब ईवीएम में धांधली हो रही है, तो हमें घर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी भी ये सिस्टम खत्म हो सकता है। जुडिशरी हो सकता है इसमें दखल दे दे, माननीय सुप्रीम कोर्ट दखल दे दे, और हो सकता है कि वो ये चुनाव पूरे देश में बैलेट पेपर से कराए। इसलिए आप लोगों को हताश और निराश नहीं होना है, अपनी पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, मूवमेंट को बढ़ाना है। आज नहीं तो कल ये सिस्टम खत्म होगा, फिर से बैलेट पेपर से आएगा और हमारी पार्टी और ये मूवमेंट जरूर आगे बढ़ेगी। और हमने ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, यूपी में हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ा। 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जाति